नमस्कारम। अनिश गिरी की बात करें तो पहली बार एक मुझे लगता है बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में वो लीड कर रहे हैं और मैग्नस कार्लसन होते हुए भी उस टूर्नामेंट में वो 7 पॉइंट के साथ आफ्टर राउंड 10 फिलहाल टॉप पे बने हुए हैं। अली रज़ा फिरोज़ा पीछे हैं उनके, लेकिन मैग्नस कार्लसन टॉप 3 में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन इस गेम में जो राडोस्लाव वास्तारेक के साथ उनका गेम हुआ था, वो एंड गेम आपको ज़रूर चेक करना चाहिए बिकॉज़ बहुत ही शानदार फिनिश किया उन्होंने। तो हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे डिटेल में देखने की उस एंड गेम को सिर्फ, राइट? सो ये फाइनल पोज़ीशन था, मतलब ये स्टार्टिंग पोज़ीशन मैंने लिया है जो एंड गेम के लिए आया था। 26 नंबर मूव पे राडोस्लाव ने यहाँ पे बिशप एफ6 खेला था, जो मूव आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मुझे लगता है ये गेम रीस्टार्ट हुआ था बिकॉज़ ओपनिंग फेज़ की अगर बात करें तो एक वक़्त लग रहा था कि ब्लैक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए कि अनिश गिरी ने कैसे उसको आउट प्ले कर दिया यहाँ पे। रूक ई6 खेला, ये बहुत ईज़ी और नॉर्मल मूव लग रही है क्योंकि ई6 बहुत अच्छा स्क्वायर है रूक के लिए। फ्यूचर में क्वीन बी3 आ सकता है, बी6 को अटैक है और आप रूक ए1 आके डबल भी कर सकते हो इसमें, राइट? अगर हम शॉर्ट थोड़ा-सा चेक कर लें पोज़ीशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये दोनों पॉन आपको लग रहेंगे कि आइसोलेटेड है, लेकिन व्हाइट के भी 2 पॉन आइसोलेट है, लेकिन F5 का एक पॉन है, जो प्रॉब्लम का मेन सोर्स है मुझे लगता है ब्लैक के लिए, राइट? यहाँ पर उन्होंने खेला किंग एच8। ये एक हिसाब से प्रोफिलैक्टिक मूव है। अभी फिलहाल पता है हमको कि कोई रियल थ्रेट नहीं है, बट डेफिनिटली जब क्वीन यहाँ पे आएगा, तो इन डायगोनल्स में प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, राइट? सो इसीलिए उन्होंने किंग एच8 खेल दिया। हालाँकि यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया था, 8 मिनट सोचा था उन्होंने। क्वीन बी3 खेला यहाँ पे अनिश गिरी ने और अब वो फोर्स्ड कर रहे हैं बी6 और डी5 को अटैक करने के लिए जा रहे हैं, राइट? तो क्वीन डी7 खेला। मुझे लगता है यहाँ से उन्होंने देख लिया होगा अगले कुछ मूव्स, क्योंकि क्वीन डी7 के बाद जो जो डिफेंस उन्होंने लाया था वो बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली, और बोर्ड पे ऐसे सोचना बहुत ईज़ी नहीं रहता है। रुक इंटू बी6 मारा एंड रुक इंटू ए4। अब यहाँ तक सब कुछ ईज़ी है, बहुत बहुत आसान सा लग रहा है। बट आफ्टर रुक डी1 आप थोड़ा चेक करिए कैसे इस पोज़ीशन को आप डिफेंड करेंगे, बिकॉज़ डी5 को पैसिवली अगर आप बचाएँगे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। C3 वीक है, लेकिन इसको इसको बहुत ज़्यादा देर अटैक नहीं कर सकते बिकॉज़ दिक्कत ये है कि रुक C8 जैसे पोज़ीशंस में अब जब रुक D5 मारोगे तो रुक C3 को रुक B8 जैसे चेक आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे राडोस्लाव ने एक अच्छा मूव ढूँढा, जो मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ऐसे मूव्स ढूँढना ईज़ी नहीं होता है बोर्ड पे। तो उन्होंने खेला रुक A8। ये एक्चुअली ओनली मूव था यहाँ पे बिकॉज़ जैसे ही आप रुक इंटू D5 मारोगे तो क्वीन C7 खेल दिया, और ये मेन एक आइडिया था उनका बिकॉज़ क्वीन C7 क्या कर रहा है, C3 को अटैक है और साथ ही साथ H2 बचा रहा है। मतलब अगर आप C4 खेलोगे टू प्रोटेक्ट C3, तो प्रॉब्लम ये है रुक A1 चेक आ रही है और फिर आप देख सकते हैं कि सभी पीसेस बहुत ऊपर चले गए और बैक रैंक का इश्यू आ गया। मतलब ये जो राजा है वो बेचारा एकांतवास में बहुत ही जल्दी उसकी प्रॉब्लम आने वाली है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे क्वीन C7 को फिक्स था कि G3 खेलने वाले हैं, और ये एक बहुत अच्छा तरीका लगा था मुझे कि C3 उन्होंने मार दिया। क्वीन इंटू C3, बिशप इंटू C3। ये पोज़ीशन डेफिनिटली इक्वल लग रही होंगी, लेकिन जिस हिसाब से अनिश गिरी ने ये एंड गेम खेला है, बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ था बिकॉज़ यहाँ पे प्लान ढूँढना इतना आसान नहीं था। उन्होंने एक मूव खेला H4। ये बहुत आसान सी मूव लग रही है बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में किंग G2 और ये सब आएँगे, लेकिन रुक की एक्टिविटी आप देखो कितनी अच्छी है। खासकर F5 पॉन वीक है और उसी को ही टारगेट किया उन्होंने बिकॉज़ हमने देखा जो 2 आइसोलेटेड पॉन थे वो एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन F5 को अभी देखो कैसे टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस करनी चाहिए कि कितना ईज़ी प्लान ढूँढा है उन्होंने विदाउट एनी रिस्क, और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने उसको एग्ज़ीक्यूट किया बोर्ड पे। ये बहुत बहुत सही बात है देखने के लिए बिकॉज़ यहाँ पे किंग G8 खेला उन्होंने, और किंग G8 को ऑब्वियसली बैक रैंक के इश्यूज़ खत्म हो गए और किंग थोड़ा-सा G8 पे रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा कंपेयर टू H8। यही उसके पीछे शायद आइडिया था। रुक B7 आ गया, 7th रो में रुक होना बहुत अच्छी बात है। रुक के 4 स्टेप आप हमेशा नोटिस कर कर लिया करो। रुक पहला तो होता है कि सेमी ओपन फाइल या ओपन फाइल में आए, फिर आप उस फाइल में डबल कर सकते हो। तीसरा होता है रुक 7th रो में आए, और 4th जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है रुक्स के बारे में, कि अगर 2 रुक 7th रो में आ जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट पोज़ीशन होती है उनकी, राइट? तो रूक A D8 खेला, एक रूक एक्सचेंज करने की उनकी इच्छा है, बट ये ऐसा सक्सेस होने नहीं देंगे अनिश गिरी, तो उन्होंने रूक C5 खेला। रूक C8 आए वो, और क्विकली फिर से रूक D5 आए विदिन 5 टू 6 सेकंड्स, और रूक CD8 के बाद यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया बिकॉज़
रुक D5 के बाद आप एक्सचेंज के लिए B8 तो नहीं जा सकते हो और एक बार उन्होंने जो यहाँ पे रुक C5 और D5 वापस खेला तो वो शायद टाइम गेन करने के लिए था या उस कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए भी था कि मैं इस पोज़ीशन को विन के लिए खेल रहा हूँ, ड्रॉ नहीं करने के लिए खेल रहा हूँ, राइट? तो रुक D6 खेला ब्लैक ने। अब आप देखो यहाँ से क्या बढ़िया मूव दिया उन्होंने। रुक जैसे ही D6 खेला, रुक C7 आए। अब ऑब्वियसली उनका आइडिया ये है, बट एक बात क्लियर है कि बिशप जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली एक मूव का अटैक है इस पे, तो ये तो हम देख ही सकते हैं कि इसको बचा लेंगे वो। तो उन्होंने बिशप A1 खेला यहाँ पे और बिशप A1 के बाद अब ये बिशप हमेशा डायगोनल पे कंट्रोल कर रहा है इस पे और G7 इतना वीक नहीं है जितना लग रहा है। तो रुक B7 खेल के कोई इतना बड़ा बात नहीं हो रही थी उसमें। तो यहाँ पे किंग G2 खेल दिया। सेफ मूव खेल रहे हैं, रुक A6 और रुक A6 का उनका आइडिया मे बी कि वो भी अपना एक रुक यहाँ लाने वाले हैं और फ्यूचर में BD4 का हमेशा थ्रेट रहेगा अगर नाइट कभी भी हटता है तो बिकॉज़ F2 जो है वो मेन टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अनिश गिरी ने बहुत सही से कैलकुलेट किया और H5 खेला और H5 का जो मेन आइडिया है वो सबको लग रहा था कि H6 खेलने वाले हैं वो नेक्स्ट मूव, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया ढूँढा कि H5 को जैसे ही वो रुक A2 आए, एक्चुअली उनको खेलना था यहाँ पे नाइट H4 बिकॉज़ F5 को वो टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही आप G6 खेलोगे, तो ये जो रुक है वो 7th रो में परेशान करने के लिए आ जाएँगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी, आप नाइट H4 जाओगे, तो BD4 जैसे मूव्स आ सकते हैं, राइट? सो इसको रोकना बहुत ज़रूरी था क्योंकि F2 पे अटैक आ सकता था। तो रुक A2 के बाद उन्होंने खेला रुक D5 और इसको बहुत अच्छा खासा टाइम लिया था उन्होंने। जो मैं देख पा रहा हूँ वो 21 समथिंग मिनट्स सोचा था उन्होंने। लेकिन रुक D5 के बाद यहाँ पे एक बात क्लियर थी कि हमेशा ये रुक D7 जा सकता है और साथ ही साथ BD4 जैसे मूव्स को रोक रहा है जिसमें F2 जो है वो फ्यूचर के लिए डिफेंड रहेगा, राइट? तो यहाँ पे वापस रुक A6 खेला उन्होंने एंड देन फाइनली नाइट H4। अब ये बहुत सही चाल थी बिकॉज़ इसको जो है अटैक है और अगर आप इसको रुक F6 जैसे मूव्स खेलोगे तो हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वापस से, राइट? बिकॉज़ आप बाद में H5 को तो अटैक कर ही रहे हो और वो इस पे और अटैक कर सकते हैं एक्चुअली। मतलब वो G6 किसी भी हाल में फोर्स कराएँगे उसको, राइट? अदरवाइज़ आपको वो पॉन देनी पड़ेगी। तो G6 खेल दिया ब्लैक ने यहाँ पे। H6 ये बहुत सही था। इसको मारने से अच्छा था कि इस पॉन को यहाँ पे रखो बिकॉज़ ये जो हैरी है 6th रैंक में पहुँच चुका है। ये बहुत डेंजरस पॉन हो सकता है। यहाँ पे ब्लैक ने F4 खेला, उनको लगा शायद एक्सचेंज करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक सिंपल मूव लग रही है G4 और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ये लाइट कलर पे भी है, मतलब बिशप इसको कुछ नहीं कर सकता है, राइट? यहाँ पे उन्होंने एक ट्रिक यूज़ किया, F3 खेला बिकॉज़ अगर आप इसको मार देते हो, तो प्रॉब्लम ये था कि रुक F6 आ जाता और एक पॉन देके वो एक्टिवली डिफेंड कर रहे हैं। भले ही आप इसको बचा लोगे, लेकिन एटलीस्ट अब एक बात क्लियर है कि इन 2 रुक्स के कारण इसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, राइट? सो इसलिए उसको नहीं मारा उन्होंने और F3 को किंग G3 खेल दिया। यहाँ पे एक्चुअली एक बात क्लियर थी कि बहुत सारे वेरिएशंस में जब भी आप रुक हटाओगे तो बिशप E5 चेक आ रही है। मैं सोच रहा था क्यों ना किंग H3 खेला जाए ताकि वो लाइट स्क्वायर में रहे, डार्क स्क्वायर में नहीं रहे यहाँ पे, राइट? ये ज़्यादा लग रहा था बट ऑब्वियसली फिलहाल उनका जो आइडिया है वो रुक D7 नहीं है और कुछ है, वो हम देखने वाले हैं बिकॉज़ वो बहुत ही सही फिनिश हुआ था, राइट? रुक B6 खेला, रुक C D7 और अब आप देखो कि वो व्हाइट में रख रहे हैं सभी पीसेस को बिकॉज़ ऑब्वियसली आप ये हॉरिबल ब्लंडर नहीं कर सकते थे यहाँ पे रुक D7 क्योंकि बिशप E5 हमने देखा था और इसमें एक्सचेंज मर जाता और ये शायद लॉस्ट हो जाती, राइट? लेकिन रुक CD7 के बाद रुक B3 खेला और इस पॉन को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हालाँकि मुझे लगता है ये एक भारी चूक थी क्योंकि यहाँ पे जैसे ही G5 खेला उन्होंने अ, बिशप B2 आ गया वो और ये ब्लंडर उनको एक पॉइंट देके ये उनको समझ आया कि क्या मिस्टेक हो गई थी बिकॉज़ यहाँ पे आप चेक करो क्या हो रहा था। यहाँ पे एक्चुअली अगर हम देखें तो G5 के बाद कुछ और मूव्स थे जैसे कि रुक F7 आप आ सकते हो, रुक टू D8, रुक F8 एंड रुक 8 D6 ये पोज़ीशन कंटिन्यू कर सकता था व्हाइट। लेकिन जैसे ही बिशप B2 खेला, यहाँ पे जो है रुक इंटू H7 आ गया और रुक इंटू H7 को ही उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे! यहाँ पे तो मेट हो रही है बिकॉज़ अगर आप उसको मारते हो नहीं मारते हो तो ऑब्वियसली वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉन था। ये मतलब घर की वो ईंट थी जो सबसे पहली, सबसे निचली ईंट है। अगर उसको ही मार देते हैं तो ये सब मर जाएँगे, राइट? वो अगर गिर गई तो। तो उस घर को आप बचा नहीं सकते हो फिलहाल जिसकी लास्ट की जो जो बेस है वो ही नहीं है। तो रुक H7 मार दिया। क्विकली हम देखते हैं
कि क्या होने वाला था एक्चुअली, बिकॉज़ राडोसोलो ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था एक्चुअली। अगर वो मारते तो यहाँ पे सिंपली चेक आ रहा था और अब 2 ऑप्शन है, किंग एच8 और किंग जी8। सपोज़ वो किंग जी8 जाते तो पहले एच7 चेक आ रहा था और किंग एच8 को नाइट इंटू जी6 मेट हो रही थी। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो किंग एच8 को अगर आप जाओगे तो पहले नाइट जी6 आ रहा है और जैसे ही किंग जी8 जाता है, अब रूक जी7 तो आ नहीं रहा है बिकॉज़ ये बिशप पड़ा हुआ है, लेकिन हैरी ने अपना काम कर दिया, मतलब एच7 आके वो वहाँ पे सिंपली मेट हो रहा था। तो एक ज़बरदस्त विन निकाली उन्होंने और आफ्टर राउंड 10 वो लीड कर रहे हैं टूर्नामेंट को। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है, टाटा स्टील वैकेंसी में हो रहा है। तो और भी कुछ अच्छे गेम्स हुए थे इस पूरे टूर्नामेंट में, मैंने ऑलरेडी कुछ अपलोड किए हुए हैं, आप चेक कर लेना। और हम मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा चीज़ जो है वो डिस्कस करते रहें हम इस चैनल पे, राइट? मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।